वर्कशीट नंबर 62। ये वर्कशीट आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आई है, तो मैं दोनों में बनाऊंगी, तो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा ये वर्कशीट आपकी एसएसटी की ही है, इसको आप पॉलिटिकल साइंस वाली कॉपी में करेंगे, यानी कि सिविक्स की कॉपी में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसे शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम और डेट और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग डाल देंगे। चलिए अब हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इसके अगर आप देखें, ये इस साइड में आपको एक भारत का मैप दिख रहा है, और इसमें जो ये एरो बनी हुई है, ये आपका कौन सी जगह दिखा रहे हैं? लद्दाख दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले किसी ज़माने में ये एक हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर के नाम से, लेकिन अब ये यहाँ पे आपको लद्दाख पॉइंट आउट करके दिखा रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। यानी लद्दाख क्या है? ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान भी दो तरह के होते हैं, एक गर्म रेगिस्तान होता है और एक ठंडा रेगिस्तान होता है। ठीक है, तो ये जो लद्दाख है ये क्या है? ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। क्यों नहीं उग पाते? आपको पता होगा ये बात कि पेड़ उगने के लिए हमें धूप, पानी, हवा और ज़मीन का उपजाऊ होना, चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वहाँ पे बर्फ़ होती है तो वहाँ पे मिट्टी अच्छी नहीं होगी। दूसरी चीज़, जाहिर सी बात है, जब बर्फ़ है इसका मतलब वहाँ पे सूरज भी नहीं निकलेगा, गर्मी भी नहीं होगी। और तीसरी बात, जब वहाँ बर्फ़ जमी हुई है तो वहाँ पानी भी नहीं होगा, सारा पानी जम चुका होगा, है ना। तो इसलिए वहाँ पे बहुत कम ही पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यानी पीने के पानी क्या है उनका? उसका स्रोत क्या है? बर्फ़ का पिघला हुआ। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलती है तभी वो लोग पानी उसको पीते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीनी शॉल आप लोग ने सुना होगा, बहुत कीमती शॉल होती है। ये ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। देखिए आ गई बात। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। अब आपको पता होगी ये बात कि ऊन जो है वो भेड़ वगैरह से ही निकलता है। तो यहाँ पे एक अजीब किस्म की भेड़ होती है जो पश्मीना वो देती है ऊन, जिसको वो लोग इकट्ठा करके कश्मीरी व्यापारियों के साथ बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। अब वहाँ पे क्या होता है? उस ऊन से शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बनने वाले पदार्थ, यानी जो दूध से बनते हैं पदार्थ, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मक्खन, चीज़, जो आपको जिसे हम लोग कहते हैं पनीर टाइप का, है ना, और मांस खाते हैं। यही चीज़ें वहाँ के लोग खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हरी घास, सब्ज़ी, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। वहाँ बर्फीला इलाका है, धूप मिट्टी कुछ नहीं है वहाँ पे, इसलिए ये सब बहुत कम मात्रा में वहाँ मिलती हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। ठीक है, वहाँ पे याक किसे कहा जाता है? बड़े बाल वाली भैंस जो होती है। तो यही कहते हैं कि वहाँ पे जो है याक वगैरह पाले जाते हैं, उन्हीं को लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। नेक्स्ट आपका शुरू होता है केरल। देखिए यहाँ पे, ये देखिए केरल के ऊपर एरो कर रखा है इन्होंने। तो अब हम पढ़ते हैं क्या है ये। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिम, ठीक है, कोने में बसा हुआ राज्य है। ये कहाँ है? जो सबसे कोने में बसा हुआ है, दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, आपको डायरेक्शन देखना आता है ना। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, यानी कि आपका उत्तर। नीचे क्या होता है? साउथ, यानी कि दक्षिण। फिर यहाँ क्या होता है? ईस्ट, ठीक है, यानी कि पूर्व। और यहाँ क्या होता है? वेस्ट, यानी कि पश्चिम। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। तो ये आपको बता दिया, ये क्या लिखा है? ये एक तरफ समंदर से घिरा हुआ है। देखिए इस तरफ ये सारा समंदर है। ठीक है, और दूसरी तरफ पड़ोसियों से। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पहाड़ियों से। तो ये दूसरी तरफ क्या है? आपके पहाड़ी वगैरह हैं। पहाड़ी नहीं कहेंगे इसको हम लोग कहते हैं पठार टाइप के, जो बहुत ऊंचे भी नहीं होते पहाड़ियों की तरह और बहुत नीचे भी नहीं होते हैं। ठीक है, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। गरम मसाले कहाँ उगते हैं? केरल में। ठीक है, याद रखिएगा। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। ठीक है, यानी कि अब क्या है,
जहाँ पे भी व्यापारियों को अच्छा सामान मिलता है वो वहीं जाते हैं। अब यहाँ पे तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए ये यहीं जाते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले कौन लोग आए? अरब से और यहूदी, यानी कि जो ब्रिटिश वगैरह होते हैं वो लोग यहाँ आए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। ठीक है, अब ईसा मसीह कौन हो गए? क्रिश्चियंस के जो जीजस होते हैं वो हो गए ना। और धर्मदूत किसे कहा जाता है? जो धर्म को फैलाते हैं कि आप मेरे धर्म को मानो, मेरा धर्म बहुत अच्छा है, मैं आपको गिफ्ट दूंगा, मैं, है ना, लालच दे के फैलाते। और ईसाइयों ने यही काम किया था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को लालच दे के, जो बाहर से लोग आए थे ब्रिटिश वगैरह के, उन्होंने यही काम किया था, लालच दे दे के करा था यहाँ पे क्रिश्चियंस लोगों को। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को ही जाता है, यानी उसका जो क्रेडिट है वो उन्हें ही जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा है? अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए, और बहुत सारे व्यापारी अरब से यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है, क्या लिखा है? अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, यानी उस ज़माने में मुसलमान लोग जो थे उनकी बहुत इज्जत थी। क्यों थी? आज मुसलमान वैसे नहीं है, बहुत कम वैसे मुसलमान हैं। पहले ज़माने में पता है आपको, जो मुसलमान हुआ करता था ना, अगर किसी भी कोई भी मज़हब का इंसान हो और उसे ये पता चल जाए कि ये इंसान मुसलमान है, तो अपना कोई भी सामान उसके पास रखा के चला जाता था बिना गारंटी के। उन्हें पता था कि मुसलमान इतने ईमानदार होते कि कभी भी ये किसी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, और कभी भी ये हमारे किसी भी माल को छुएंगे नहीं, बेईमानी नहीं करेंगे उसके साथ। इसीलिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की बहुत इज्जत होती थी। ठीक है, वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो, यानी कि अब आपको पता है भारत की खोज करने वाले कौन है? वास्को डी गामा है। अमेरिका की खोज करने निकले थे, भारत की खोज हो गई थी उनसे। ठीक है, पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, और जब वो आए धोखे से भूले भाड़े, तो क्या होता था, पहले ज़माने में जब निकलते थे तो उनके पास कुछ इस तरह से जुगाड़ हुआ करता होगा जिससे पता रहे कि हम किस रास्ते से आए हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को ये लोग ये क्या कहते थे, उससे उन्होंने रास्ते को नाप लिया तो, और यूरोपी लोग भारत में आने लगे। ठीक है, अब देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। गृह राज्य कहा जाता है? होम स्टेट, जिसमें आप रहते हैं। तो हम सबका क्या है? दिल्ली। तो देखिए ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे ये डॉट दिख रहा है, जो मैंने सर्कल करा है बिल्कुल नन्हा सा, ये आपका दिल्ली है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, तो आप लोग उसको बना लेंगे, या आप इसके लिए ऐसा करेंगे कि भारत का जो राजनीतिक मैप है उसको आप ख़रीद के लाएंगे और उसमें अपना लगा के और उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार आंसर्स को देख लेते हैं कि अभी जो आपको मैप दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये मैप आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ना, दिल्ली आपको बताना है। तो देखिए ये मैप में ना जो रेड डॉट आपको दिख रहा है ये आपकी दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली सबसे छोटा है अगर आप देखें मानचित्र पे, लेकिन क्या है कि और राज्य बहुत बड़े बड़े हैं तो वो आपस में डिवाइड हैं। ठीक है, तो अगर हम वैसे देखें तो भारत में सबसे बड़ा जो शहर है वो आपका दिल्ली है। ठीक है, तो अब आप इस तरह से पॉलिटिकल का मैप खरीदेंगे मार्केट से और उसको चिपका लेंगे। और अगर आप नहीं खरीद पाते हैं, आपकी तरफ की दुकान वगैरह बंद है, तो आप लोग इसको ड्रॉ करने की खुद कोशिश करेंगे और उसे ये जो इसकी आउटिंग है ना, आप लोग इसकी आउटिंग को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आउटिंग को ड्रॉ करने के बाद फिर आप क्या काम करेंगे, इसमें अपना दिल्ली जो है यहाँ पे डिनोट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्रित करके लिखिए, यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो आपके राज्य में है, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये अब आपका आंसर क्या है, मैंने इसके ना 5 पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि मेरा गृह राज्य दिल्ली है। ठीक है, उन्होंने पहले पूछा है कि आपका गृह राज्य क्या है, तो हमने बता दिया हमारा गृह राज्य क्या है, दिल्ली है। अब हमें अपने गृह राज्य के बारे में कुछ रोचक जानकारी इकट्ठी करनी है, तो मैंने लिखा ये भारत की राजधानी है। सही बात है कि पूरे भारत की राजधानी क्या है, हमारा दिल्ली। उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर लाल किला, इंडिया गेट
और कुतुब मीनार जैसी बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, है ना। इसके अलावा भी कितनी अक्षरधाम मंदिर है, इसके अलावा इस्कॉन टेम्पल है और बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें तो कितनी सारी चीज़ें हैं। वो जो हुमायूं टॉम्ब है और जो आपका बहुत सारी चीज़ें, अब मैं क्या क्या नाम लूँ, ठीक है। तो क्या है, और बहुत सारे म्यूज़ियम्स वगैरह भी हैं, तो आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक आपको क्वेश्चन आंसर का फॉर्म बता दिया, आप लोग इसके अलावा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मेट्रो भी चलती है, ठीक है। मेट्रो कैलकाटा में भी चलती है, लेकिन हमारी दिल्ली में स्पेशल मेट्रो चलती है, ओके क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हमारी दिल्ली स्पेशल है सबसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमने लिखा ये भारत का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो भारत का सबसे बड़ा शहर है, स्टेट नहीं बोल रही हूँ मैं शहर बोल रही हूँ, सिटी बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, इसका लास्ट क्वेश्चन, यानी भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। देखिए विविधता माने अलग अलग, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी, तो यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। ये 4 तो बहुत बड़े बड़े धर्म हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैन भी रहते हैं, है ना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं जो रहते हैं, कुछ और अलग अलग धर्म के भी हैं। मुसलमानों में भी कई टाइप्स हैं, हिंदू में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, फिर क्रिश्चियंस में भी 2 टाइप्स होते हैं ना। तो क्या है, अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब एक साथ रहते हैं, सारे त्यौहार एक साथ मिलके बनाते हैं। तो ये एकता वाला देश है, इसका विवरण कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब आपका इसका आंसर क्या है, देखिए मैंने क्या लिखा, भारत में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा मैंने, सबकी भाषा भी अलग है। अगर आप देखें तो पंजाब में अलग बोलते हैं, दिल्ली में हम लोग अलग ज़बान बोलते हैं। अगर आप लखनऊ चले जाएं तो वहाँ कुछ और ही ज़बान मिलेगी आपको। अमरोहा चले जाएं तो वहाँ बिल्कुल ही अलग है। तो क्या है, इस तरह से कि अगर आप लोग देखें गाज़ियाबाद पे कुछ, नोएडा में कुछ, तो क्या है, ज़रा सी दूरी पे भी ज़बान का चेंज होना लाजमी है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाए, केरल चले जाएं, कैलकाटा चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, तो क्या वहाँ तो बिल्कुल ही ज़बान आपको चेंज मिलेगी, है ना। इसके अलावा मैंने क्या लिखा, सबकी सभ्यता और संस्कृति भी अलग है, यानी सब अलग अलग फेस्टिवल्स बनाते हैं, अलग अलग स्टाइल से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा, फिर भी सब एक साथ मिलकर रहते हैं और मज़े भी करते हैं, एक साथ फेस्टिवल्स भी बनाते हैं, त्यौहारों को भी एक साथ मनाते हैं। तो इस तरह से आपकी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे वो लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।